हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पुट किया था कि मैम हम पासिंग मार्क्स कैसे लाएं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें और कैसे हम पेपर करें कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएं और हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अलग अलग से क्वेश्चन थे बच्चों के कमेंट से, तो मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने आपको हर सवाल का आपका जवाब देने के लिए एक वीडियो रेडी करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीटीयू में टॉप कैसे किया जाए। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि सपोज़ मान लो कि आप अपने कैंपस में पढ़ते हो, तो अपने कैंपस में टॉप करना इज़ वेरी इजी टास्क। सो अगर आप पीटीयू में टॉप करते हो तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट की मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, बट फ़िलहाल आपको ये जानना है कि आपको कैसे आपने अपना रैंक लाना होता है। ठीक है, तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो रैंकिंग जो होती है वो थोड़ा मैं आपको यहाँ से गाइड कर देती हूँ कि रैंकिंग, जैसे आप मेरी रैंकिंग देखो, जो कि नवंबर 2014 में पीटीयू का मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें मेरा 5th रैंक था, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फार्मास्यूटिक्स ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा। मेरा मतलब कि 5th रैंक था मेरा। एंड ये बिंदु सोनी के नाम से, एंड साइपर मानावाला से मैंने करी थी मास्टर डिग्री तब। और स्टूडेंट्स, मेरे जो परसेंटेज देख रहे हो आप, वो थी 77%। ठीक है, एंड मेरे मार्क्स थे 309। जबकि जो केमिस्ट्री वालों ने जो मतलब किया था, केमिस्ट्री वालों का रैंक फर्स्ट था। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली भी रैंकिंग जो है वो अलग अलग से होती है। जो आप देख रहे हो ये केमिस्ट्री का, अगर आप देखो तो ये फर्स्ट रैंक जो है, फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री जो है उनके मार्क्स देखोगे आप, तो उनके मार्क्स हैं 307, मतलब उनके 76.7, मतलब मेरे जितने ही मार्क्स बनते थे, बट उन्होंने फर्स्ट रैंक था, मेरा 5th था। क्योंकि हमारी स्ट्रीम्स अलग चली जाती है। फार्मास्यूटिक्स स्ट्रीम जो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बच्चे सब्जेक्ट रखते हैं, इसमें ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। केमिस्ट्री में थोड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो केमिस्ट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट भी चली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कह लो, जब केमिस्ट्री में प्लस पॉइंट ये भी है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट चली जाती है, बट उसमें ये होता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं स्ट्रक्चर के, लाइक प्रिपरेशन मेथड के, लाइक वो चीज़ें मतलब कि अलग से हैं। ये मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये कंपेयर नहीं करना होता कि हमारा जो हमारा जो 1-2 नंबर से हम यहाँ पे आ गए। मतलब आपने अपना बेस्ट देना होता है, बस वो ही आपके लिए मेन है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा समझा दूँ कि कैसे हमने एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करना है, कि ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला सको। फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले सिलेबस। जो सिलेबस है आपका वो आपने फॉलो करना है। हर सिलेबस, जो सिलेबस का मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल आपका इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मॉड्यूल फर्स्ट कर लो और 5th को छोड़ दो। आप 4 मॉड्यूल आप अच्छे से कर लो और 5th को छोड़ दो। ऐसा करोगे तो अगर 5th से ही सारा पेपर, आपका एग्ज़ाम जो है सारा 5th मॉड्यूल से ही आ जाएगा, तो आपका वहाँ से बहुत सारा नुकसान होता है। क्योंकि समटाइम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो 1 या 2 मॉड्यूल से ही सारा पेपर डल जाता है। समटाइम ऐसे होता है, मैंने बहुत बार मैंने खुद देखा है, मतलब क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो उसमें देखा है मैंने। तो ऐसा नहीं आपके एक अच्छे से जो टॉपिक है वो, मतलब कि आप 4 मॉड्यूल अच्छे से कर लो, बाकी 5th मॉड्यूल को रहने दो, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे हो सकता है 4.5 जो है, आप 4.5 मॉड्यूल को अच्छे से कर लो, अच्छे मतलब कि बेस्ट तरीके से, कि वो उनमें से एक भी मॉड्यूल, एक भी टॉपिक आपको बिल्कुल माइंड में स्किप ना हो, आपको बिल्कुल भी भूले ना वो चीज़। तो फिर आप तब भी आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ रहती है सिलेबस। सिलेबस में आप जब देखोगे तो आपके टॉपिक रहते हैं। हर टॉपिक जो होता है ना, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं कि जैसे सपोज मान लो कि एप्लीकेशंस पूछी हैं, तो हम सोचते हैं कि एप्लीकेशन तो हम खुद ही बना लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन अगर आपको क्वेश्चन ही आ जाए एप्लीकेशन का 10 मार्क्स में, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखना क्या है। सो दैट्स वे हर क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को 10 नंबर का लेके चलो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रेडी करो।
तो ये भी नहीं, आपको मेन कंसेप्ट जो बनाना होता है उसका इजी वे ये है कि आप क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है उसका आप मतलब ब्रीफली स्टडी करो, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका मैकेनिज़्म, उसका थोड़ा सा मतलब उसमें से हिस्ट्री पढ़ के उसके बारे में थोड़ी मतलब फ़्लो चार्ट जो है वो अच्छे से बना लो, ठीक है। अगर आप जब आप फ़्लो चार्ट बनाते हो ना, तब आप सोचते हो कि मैंने फ़्लो चार्ट से सारा एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में मांगा है तो आप सिर्फ फ़्लो चार्ट बना के आ जाओ, देन आपको कभी भी 10 मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेंगे। वो आपने ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी लिख रहे हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, अगर आप फ़्लो चार्ट बना रहे हो तो अगर आपको 5 मार्क्स में भी पूछा है तो आप फ़्लो चार्ट बना रहे हो तो उसमें अगर थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा कंटेंट फ़्लो चार्ट का लिख रहे हो देन इट्स ओके, बट अगर सिर्फ आप फ़्लो चार्ट बना रहे हो तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करो। और सबसे मस्ट होता है जो आप चीज़ों को मतलब कि बोल देते हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, तो सिलेबस में तब आप जानोगे कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में ही हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो मतलब ये नहीं है कि आपने ओल्ड सेमेस्टर में अपने पुराने सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप बोलो कि वो हमारे सिलेबस में नहीं था। कई बार ये होता है कि पुराने क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से पुराने सिलेबस में भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो पढ़ा रहता है इसलिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 1% कह लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब सारा पेपर नहीं ऐसे आएगा आपको। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो 5 और 10 मार्क्स के, उसमें डायग्राम्स जो है वो ज़रूर बनाओ। डायग्राम एंड फ्लो चार्ट तो मैंने आपको बताया कि फ़्लो चार्ट जो है उनकी एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन जो है वो कोशिश करो, ठीक है। थर्ड चीज़ इसमें आती है, मतलब कि थर्ड चीज़ इसमें मेनली आती है, जो भी आप मतलब डायग्राम बना रहे हो उसकी लेबलिंग जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा उसके पॉइंट्स को लेबलिंग जो पॉइंट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विद लेबल विद वेल लेबल्ड डायग्राम, लाइक ऐसे आपसे क्वेश्चनिंग करी है, तो आप वहाँ पे ये नहीं करना है आपने कि उसको डायग्राम बना के और उसके पार्ट्स जो हैं उसको लेबल करके बस वहाँ पे छोड़ देना है। ऐसे नहीं करना है, आपने उसके प्रॉपरली उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है 3 to 4 पेजेस में। अगर आपको पार्ट्स क्वेश्चन जो है जो आपको थोड़ा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप थोड़ा उसको 2 पेजेस 2.5 पेजेस में कवर कर लोगे। बट अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है एटलीस्ट 5 पेजेस आपको फिल करनी चाहिए। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है। अगर आपको क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स में सबसे मेन गलती पता क्या होती है, यहाँ पे 2 मार्क्स में सबसे मेन जो गेनिंग मार्क्स का पार्ट है वो सेक्शन ए होता है, जहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 मार्क्स में हम मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कंसेप्ट पूछा है ना उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देते हैं। तो मतलब एक लाइन में आंसर ख़त्म कर देते हैं या 2 लाइन्स में आंसर ख़त्म कर देते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा है, अगर क्वेश्चन की लाइन जो आंसर जो है उसका 2 ही लाइन में ख़त्म हो रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दो, ताकि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसको थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ा दो। कि ये नहीं है कि अपने से कुछ लिखना है, हाँ रेलेवेंट उस टॉपिक के आप उसके बारे में लिख दो कि इसमें ऐसा होता है, इसका पूरा कंसेप्ट अगर आपके माइंड में कंसेप्ट होगा ना तो आप चीज़ों को अच्छे से लिख लोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो गलतियाँ रहती हैं 2 मार्क्स में, स्टूडेंट्स जो अगर डिफाइन बोला है तो डेफिनेशन दे के आ जाते हैं, वो आपने नहीं करना। डेफिनेशन के साथ हमेशा अपने माइंड में रखो एग्जाम्पल, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अगर डिफाइन बोला है करने को देन आपने डिफाइन करके उसके साथ एग्जाम्पल देनी ही देनी है। तो एटलीस्ट आपका एक पेज के ऊपर 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन करो तो एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे एक पेज में 4 क्वेश्चन कर दो। और मैं ये भी नहीं आपको कहूँगी कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको एक पेज में ही करो, पूरा एक पेज भर दो, ऐसे भी नहीं कि वो टाइम वेस्टिंग होगा। आपने टाइम को भी मैनेज करना है, शीट्स को भी मैनेज करना है और अपनी
अटेम्पटेशन को भी मैनेज करना है। 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना होता है तब, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास 3 ही घंटे रहते हैं। 3 घंटों में आपने कैसे 1 घंटे में सेक्शन कौन सा ए ख़त्म करना है, बी ख़त्म करना है, सी ख़त्म करना है, वो आप टाइम डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ा ये आपसे मिस्टेक्स करवा जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो रहता है कि फोर्थ पॉइंट कि बहुत सारे बच्चे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स में पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग पर्टिकुलर उसकी, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मैं साइज रिडक्शन एक डेफिनेशन ले रही हूँ, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन है ना, तो आप क्या करते हो, सीधा फैक्टर्स के पॉइंट्स लिख के आ जाते हो, हार्डनेस, रफनेस, लाइक मतलब ऐसे ABCD ऐसे पॉइंट्स लिख के आ जाते हो। आपने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ना तो फैक्टर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, देन आपने फैक्टर्स अफेक्ट करने से पहले मतलब फैक्टर अफेक्ट क्या होते हैं उससे पहले आपने वो चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा बहुत, कि वो जैसे सपोज यहाँ पे साइज रिडक्शन के फैक्टर्स बोला था, तो साइज रिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, थोड़ा मतलब 5 to 6 लाइन्स कि वो चीज़ है क्या। देन आफ्टर उसके फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं उनको पॉइंट्स में लिखो, 1.1 2 3 उनके पॉइंट्स को फिर एक्सप्लेन भी करो उसको अच्छे से। एटलीस्ट 2 पेजेस आपके फिल होने चाहिए अगर आपसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो। आप पेजेस के को भी थोड़ा सा अपना देख लेना, अगर आपकी 32 शीट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कैसे मैनेज करना है। मेरे हिसाब से अगर आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो 10 मार्क्स में भी आपके 2 पार्ट्स रहते हैं, A और B, एंड वहाँ भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो वो आप जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहता है ना, तो फटाफट पहली चीज़ आप शीट्स जो है अपनी लास्ट पेज नंबर देख लीजिए। अगर पेज नंबर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप शीट्स काउंट करके उसके नंबरिंग डाल के उसके ऊपर तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। देन उसके बाद आप ये है कि आपने शीट्स मतलब ये आपकी थोड़ी सी गलत फहमी रहती है कि हमें शीट्स फिल करनी होती हैं। शीट्स फिल करने का और शीट्स को शीट में लिखा क्या है वो बहुत मैटर करता है आपका, मतलब आपने कंसेप्चुअल जो है वो आंसरिंग करनी होती है। ये नहीं कि उसमें थोड़ी अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो तो वो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। और मैं इसमें चीज़ें जो इंक्लूड करना चाहूँगी, डायग्राम्स। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना डायग्राम्स विद, अपने आप माइंड में रख लो कि अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करके उसके बाद उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस दे दो, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं, 2-3 एप्लीकेशन दे दोगे उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको मतलब कि है कि हमारा टाइम जो है वो होगा ख़राब, तो देन मैं बोल सकती हूँ कि आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके अपना सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। और अटैम्प्टेशन जो है आप ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता तो मैं उसको 10 पेजेस में भर दूँ, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हमारी PTU में रीपेयर आ जाती है, हम पेपर भी एग्ज़ाम भी करके आते हैं बट हमारी रीपेयर आ जाती है। तो आपने कई बार आपने ऐसा माइंड में रखा होगा, बट आपने कभी ये सोचा है कि हमारी रीपेयर क्यों आती है? वो आपने कंसेप्ट अपने माइंड में जब ले आओगे ना कि आपने क्या मिस्टेक करी थी, कहीं ना कहीं आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लगा हो कि ये आंसर मुझे नहीं आता, तो आपने आप बना के लिख दिया होगा, तो वो आपका गलत होगा। तो वो कंसेप्ट नहीं अगर आपका क्लियर है तो वो गलत ही जाएगा। अगर आप बोलो कि 2 मार्क्स के आप क्वेश्चन कर रहे हो 2-2 लाइन्स में, तो आपको पूरे 15 क्वेश्चन के 30 मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक मैं बोल रही हूँ ना, जब तक आप प्रॉपरली उसको 2 नंबर में क्वेश्चन क्या एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और आप उसको ऑब्जर्व करके क्या आंसर दे रहे हो, वो आपने उसमें एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका अटेम्पटेशन के बाद, वो आपका हाईलाइटिंग।
जो आपने पॉइंट्स जो हैं हाईलाइटिंग जो हैं वो आपने पॉइंट्स जो हैं जो जैसे फैक्टर फैक्टिंग लिखा है तो उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मतलब हाईलाइट हो सके। उसमें आपने कोई अलग से पेन नहीं यूज़ करना, आप जो पेन यूज़ कर रहे हो उसको ही आपने मतलब अंडरलाइन उसके साथ ही कर दो, चाहे आप बस उसको अंडरलाइन करोगे, अदरवाइज़ उस पर कोई हाईलाइटिंग मतलब ये नहीं है कि आप उसको कलरफुल से हाईलाइट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उससे आपका नुकसान ही होगा, आपकी शीट ख़राब होगी, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ पीटीयू के स्टूडेंट्स वो अपने माइंड में ये रखें कि हमें जो जितना भी सिलेबस है उसको हमने कैसे मतलब कि मैनेज करना है, और जितना भी करो उसको अच्छे से करो। ये नहीं है कि धक्के से हमने 5 मॉड्यूल पढ़ लिए और उसमें से आता हमें 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 कोई एग्ज़ामिनर पूछ ले कि आप बताओ कि अच्छा सा कौन सा आपका मॉड्यूल है जो बिल्कुल अच्छे से आता है, मतलब कि उससे आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड से निकले ही ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। तो ऐसा मॉड्यूल जो है आपके माइंड में तब आना हो जाता है ना कि हाँ यार क्या क्या बताऊँ मैं, अब मुझे वो भी नहीं याद है, वो उसमें वो पॉइंट याद नहीं है, वो उसमें वो पॉइंट याद नहीं है। तो वो आप पहले अपने माइंड में रखिए कि आपको जो पॉइंट्स आप मॉड्यूल कर रहे हो वो उसमें से कौन सा अच्छे से आपने कर लिया है। मतलब कि अच्छे से का मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल करा है तो उसको प्रॉपरली करो, मतलब उसको ये नहीं है कि अब आज फर्स्ट मॉड्यूल कर लिया, कल सेकंड कर लिया, परसों थर्ड कर लिया। एक दिन में एक मॉड्यूल ख़त्म करना वो इजी है आपका, बट वो आपका वहाँ पे आपकी क्वांटिटी मतलब रहेगी बट क्वालिटी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे जाननी है। तो स्टूडेंट्स ये आप थोड़े काफ़ी मतलब कि पॉइंट्स और भी हैं बट आपके पास टाइम थोड़ा कम है, इस टाइम लिमिटेड टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो इसमें ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। अदरवाइज़ पीटीयू में पास होना बहुत ही ईजी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट मेंशन कर देना कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।